हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। आज देखिए लेके आए आपके सामने करंट अफेयर्स का सेट नंबर 7। इसके पहले करंट अफेयर्स का सेट नंबर 1 से 6 करवाएं। जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, देख लीजिए हमारे करंट अफेयर्स का सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक। नहीं, साथ ही साथ जाइएगा हम चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सेट 1 से लेकर 6 तक का वीडियो मिल जाएगा। प्रत्येक सेट में आपको 20 क्वेश्चन करवाया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आने वाले परीक्षा आपके होने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से चरण में 4 चरण में होने वाला है आपको रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके एनटीपीसी में करंट अफेयर्स में जरूर पूछे जाएंगे। और जितनी प्रतियोगिता परीक्षा है सभी में आपके करंट अफेयर्स से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य वॉच करें, बहुत आपको फायदा होगा। कुछ डिबली में भी किसी का आंसर को डिटेल कर देंगे। आइए देखिए समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। GIMEX 2020 के नाम से भारत एवं जापान के मध्य समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स का 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास सितंबर में कहां संपन्न हुआ। मतलब किस जगह पे जो है वो संपन्न हुआ है आपका। GIMEX जीमैक्स कर सकते हैं 2020 के नाम से भारत एवं जापान के मध्य समुद्री सेल्फ डिफेंस। कितना दिन का था ये? 3 दिवसीय में 3 दिन का नौसैनिक अभ्यास सितंबर में कहां संपन्न हुआ। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी अरब सागर। ये संपन्न हुआ है ऑप्शन नंबर डी अरब सागर में इसे संपन्न किया गया है। मीन्स आपका 1 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए जितने भी प्रश्न आपको करवाएंगे सभी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, परीक्षा के लिए अति उपयोगी प्रश्न आपके सामने ये लेके आए हैं। इसी कारण वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। और इस अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है, लाइक करके इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि और भी लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और भी हम बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं फैसिलिटीज वगैरह का, ताकि आप एग्जाम के पहले अच्छी तरह से तैयारी होके जा सकें। तो याद रखिएगा 3 दिवसीय प्रोग्राम जो कहाँ हुआ था, भारत तथा जापान के बीच, तो अरब सागर में हुआ था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। टू कहता है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीमेजनिंग द फ्यूचर। यह थीम किस दिवस का है जो 2020 में मनाया गया? क्या है? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीमेजनिंग द फ्यूचर। यह एक थीम है, किस दिवस का है जो 2020 में मनाया गया है? ऑप्शन ए यूनेस्को दिवस, बी भारतीय शिक्षक दिवस, सी विश्व शिक्षक दिवस, और डी विश्व शिक्षा दिवस। तो टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेजनिंग द फ्यूचर, यह एक थीम है। बताइए यह किस दिवस का थीम है जो 2020 में मनाया गया है? तो ये थीम है विश्व शिक्षक दिवस का। मीन्स 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस का थीम है लीडिंग इन क्राइसिस रिमेजनिंग द फ्यूचर। और याद रखिएगा विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस, अगर बात बात किया जाए भारतीय शिक्षक दिवस, वो कहते हैं नेशनल टीचर्स डे, मनाया जाता है 5 सितंबर को। और जस्ट उसके एक महीना बाद मीन्स 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि कहते हैं उसका थीम है लीडिंग इन क्राइसिस रिमेजनिंग द फ्यूचर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 कहता सितंबर 2020 में शेखर बसु का निधन हो गया, यानी कि डेथ हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? कौन? शेखर बसु। ऑप्शन ए संगीत, बी खेल, सी राजनीति, डी विज्ञान।
तो शेखर बसु जिनका हाल ही में निधन डेथ हो गया, उनका संबंध था विज्ञान से, मतलब साइंस के वो फील्ड के काम रूप में काम करते थे शेखर बसु, जिनका सितंबर 2020 में हाल ही में डेथ हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रेजेंट टाइम में कहा जाए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखित पुस्तक है। ये कौन है? विदेश मंत्री मीन्स फॉरेनर मिनिस्टर है एस जयशंकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए टाइम ऑफ मर्सी, बी द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, सी हायर फूड प्राइसेस एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, डी फॉल अगेन राइज अगेन। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है ऑप्शन नंबर बी द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, जो लिखा गया है एस जयशंकर जी के द्वारा लिखा गया है। बुक का नाम क्या है? द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फाइव कहता है AIFF ने पुरुष इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया? क्या है? AIFF क्या है? पुरुष इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है पुरस्कार अवार्ड 2020 से किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए P वेरामुथु, B L अजीत कुमार, C अनिरुद्ध थापा, D सुनील छेत्री। ये ऑप्शन नंबर सी अनिरुद्ध थापा को AIFF ने पुरुष इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। अनिरुद्ध थापा का देखिएगा, अनिरुद्ध थापा को इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 बोलता है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? क्या है? सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? ऑप्शन ए खाच रोड उज्जैन, उज्जैन में जगह है खाच, उसे दिया गया है। बी चिन्नाउर सलेम, सी बोंगाई गांव तिनसुकिया में है, और डी आओ नगर गुजरात में है। बताना है किसे जो है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है, उसे प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर बी चिन्नाउर सलेम को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में श्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है, चिन्नाउर सलेम को मिला है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कहता है क्वाड देशों की विदेश मंत्री की बैठक अक्टूबर 2020 में कहाँ हुई? क्वाड देशों की जो है विदेश मंत्री की बैठक हुई थी कब? अक्टूबर 2020 में। वो कहाँ हुई थी मीन्स किस देश में ये बैठक हुई थी? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये बैठक ऑप्शन नंबर सी जापान में हुई थी। क्वाड देश विदेश मंत्री की बैठक अक्टूबर 2020 में जापान देश में हुई थी। आइए अब जापान का बात आया, आइए कुछ समझते हैं जापान के बारे में। जापान का आपका कैपिटल होगा टोक्यो। जापान का बात किया जाए अगर मुद्रा करेंसी का नाम तो येन होगा।
जापान का संसद का नाम डाइट है। जापान का प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट सम्राट आकी हितो, देखिए फिर सुनिएगा, जापान का प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट सम्राट आकी हितो है। और जापान का प्रेजेंट टाइम में वहां का प्राइम मिनिस्टर मीन्स कहा जाए प्रधानमंत्री तो योशी हिदे सुगा है। फिर सुनिएगा, जापान का प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर योशी हिदे सुगा है। ये जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर आपको 7 से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एट कहता है विश्व की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर, मतलब होता है पिघलाने वाली परियोजना की स्थापना करने की घोषणा अक्टूबर 2020 में की गई। यह परियोजना कहाँ स्थापित होगा, मतलब किस राज्य में यह स्थापित होगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, डी राजस्थान। तो विश्व की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना की स्थापना जो घोषणा अक्टूबर 2020 में की गई है, परियोजना जो स्थापित ऑप्शन नंबर ए गुजरात में होगी, इसकी स्थापित होगी। ये विश्व की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएंगे आपकी परीक्षा प्रयोग के लिए, जो एग्जाम आने वाले हैं आपकी जितनी प्रतियोगिता परीक्षा, सब परीक्षा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम होंगे आपके 2021 में, वो 2020 से प्रश्न अवश्य ही आएंगे। तो प्रत्येक करंट अफेयर्स का हमारा 20 क्वेश्चन का सेट अगर देख लेते हैं तो आपको कहीं न कहीं बेनिफिट वो हो जाएगा। आइए कुछ समझते हैं गुजरात के बारे में। देखिए गुजरात का जो है कैपिटल आपका गांधीनगर है, और गुजरात का निर्माण हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात निर्माण यानी गठन किया गया था, बना था। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए राज्यपाल तो श्री आचार्य देवव्रत जो हैं गुजरात के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल यानी गवर्नर हैं। और बात किया जाए गुजरात के प्रेजेंट टाइम में वहाँ का मुख्यमंत्री यानी कि सीएम तो श्री विजय रूपानी गुजरात के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं, श्री विजय रूपानी। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 8 से। आइए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहता है भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं, उस समिति के आपको अध्यक्ष का नाम बताना है, उसके अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए अजय कुमार भल्ला, बी अश्विनी कुमार, सी एओमूटो, डी राजेश गणपति। देखिए भारत आने वाले चीनी निवेशों के पश्चात एक निगरानी समिति का क्या किया गठन किया गया है। इसके समिति अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए अजय कुमार भल्ला को इस निगरानी समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। उसका नाम है अजय कुमार भल्ला। रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजय कुमार भल्ला को जो आने वाले चीनी निवेश हैं उनके अध्यक्ष बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कहता है नए श्रम कानून 2020 के तहत अब कितने श्रमिकों वाले उपक्रमों में छटनी के लिए सरकार ने अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न है। कहता है नए श्रम कानून मतलब जो रोजगार करते हैं कानून काम करने वाले तो 20 के तहत कितने श्रमिकों को उपक्रम छटनी के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन ए 100, बी 200, सी 300, डी 400। तो 300 श्रमिकों वाले उपक्रमों में छटनी की सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
10th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने श्रमिक? तो 300 श्रमिकों को आवश्यकता नहीं होगी अनुमति लेने की। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 कहता है कृषि क्षेत्र सुधार के लिए 2020 में 3 नए अधिनियम को पास किया गया, उसमें शामिल नहीं है। जो अधिनियम पास शामिल किया गया है उसमें से एक को शामिल नहीं किया गया, उसका आपको उत्तर बताना है। ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, बी व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं अधिनियम, सी कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, डी मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अधिनियम। तो शामिल नहीं किया गया अधिनियम उसमें से है 11th के ऑप्शन नंबर बी, आपका व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशा अधिनियम को शामिल नहीं किया गया। मीन्स ऑप्शन ए जो है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम को शामिल किया गया है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम को भी शामिल किया गया है। ऑप्शन डी था मूल्य आश्वासन था कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अधिनियम, इसे भी शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th का बी, इसे शामिल नहीं किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को करंट अफेयर्स की ओर। नंबर 12 कहता है रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई की सीमा सितंबर 2020 में कितना प्रतिशत कर दिया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एफडीआई की सीमा सितंबर 2020 में कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 49%, 74%, 51% और डी है 100%। तो रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई की सीमा सितंबर 2020 में जो है वो 74% में 74% कर दिया गया है। तो 12th का यहाँ पे बी जो है वो सही आंसर हो, याद रखिएगा। ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई की सीमा सितंबर 2020 में 74% प्रतिशत कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 का आता है दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून 30 सितंबर तक सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून से 30 सितंबर तक सक्रिय होता है। से 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ हुई? सबसे कम वर्षा जो है किस जगह पे हुई थी वो आपको बताना है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी सौराष्ट्र, सी बिहार, डी रॉयल सीमा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून 30 सितंबर से सक्रिय होती है। सबसे कम वर्षा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून तरह से सबसे कम वर्षा जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई थी, याद रखिएगा। अब जम्मू कश्मीर जो है वो बन गया है आपका केंद्र शासित प्रदेश, राज्य बन गया। पहले राज्य था, अभी आपका जो है वो भारतीय संघ राज्य को कहते हैं। केंद्र शासित राज्यों की संख्या में वो आ गया है। और जान लीजिए जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है आपका श्रीनगर है, जो कि गर्मी में होता है। और जम्मू जो है आपका शीतकालीन ठंडा के समय जिसका राजधानी हो जाता है जम्मू। बहुत महत्वपूर्ण प्रसाद रखिएगा। इसका निर्माण हुआ कब? 31 अक्टूबर 2019 को जो है वो राज्य से हटकर अब क्या बना दिया गया? इसे बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, राज्य बना दिया गया। कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को बना है। अब 31 अक्टूबर को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर। इसी कारण से जम्मू कश्मीर को
31 अक्टूबर 2019 के दिन निर्माण किया गया। किस चीज के रूप में? तो केंद्र शासित प्रदेश राज्य के रूप में। और बात किया जाए प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पे गवर्नर जो है श्री मनोज सिन्हा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है राज्यों की ईज ऑफ डूइंग, क्या है देखिए, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रथम 3 स्थान में शामिल नहीं है। वो बताना है राज्य जो प्रथम 3 में शामिल नहीं है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश और डी तेलंगाना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु जो है प्रथम 3 स्थान में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना को प्रथम 3 में शामिल किया गया और तमिलनाडु को शामिल नहीं किया गया। तमिलनाडु जो है दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में स्थित है। आइए कुछ समझ लेते हैं हम लोग अब तमिलनाडु के बारे में। देखिए बात किया है तमिलनाडु का, अगर राजधानी तो आपका चेन्नई है, तो ये तमिलनाडु बना कब था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्माण हुआ था तमिलनाडु का। और इसके प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जो है तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। और प्रेजेंट टाइम में कहा जाए मुख्यमंत्री तमिलनाडु के श्री T.E.K. पलानी स्वामी। देखिए फिर से सुनते हैं, कहते हैं तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर श्री T.E.K. पलानी सामी है। याद रखिएगा, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है क्वेश्चन नंबर 14 से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कहता है फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जारी भारत के 100 सबसे धनी व्यक्ति में प्रथम 5 में कौन शामिल नहीं है? भारत में 100 सबसे धनी व्यक्ति में प्रथम 5 में शामिल कौन नहीं है? ऑप्शन ए गौतम अडानी, बी राधाकृष्ण दमानी, सी मुकेश अंबानी, डी उदय कोटक। देखिए हमेशा प्रत्येक वर्ष फोर्ब्स इंडिया जारी करता है सबसे अधिक धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति के रूप में। तो आपका जान लीजिए सबसे अमीर आदमी का बात किया जाए भारत का, तो मुकेश अंबानी है, रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। और गौतम अडानी भी जो है 100 में प्रथम 100 में है, राधा कृष्ण दमानी प्रथम 100 में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उदय कोटक जो है वो फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जारी में भारत सबसे धनी व्यक्ति में शामिल नहीं है, उसका नाम होगा उदय कोटक। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 कहता है 2020 में जिन 14 उत्पादों का जीआई टैग प्राप्त हुआ उसमें कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल जो है जी टैग को नहीं किया गया है? ऑप्शन ए चंदेरी की साड़ी, बी महिलावादी आम, सी दार्जिलिंग चाय, डी भागलपुर का टसर सिल्क। तो 14 उत्पादों में जीआई टैग शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी भागलपुर का टसर सिल्क को शामिल नहीं किया गया है। मीन 16 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कहता है अमेरिका पत्रिका टाइम ने विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में सर्वाधिक 11वीं बार बराक ओबामा के बाद किसे शामिल किया गया है? देखिए बराक ओबामा जो 11वीं बार सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति सूची में थे, अब कौन से व्यक्ति जो है इसमें शामिल किए गए हैं? ऑप्शन ए सी जिनपिंग, बी व्लादिमीर पुतिन, सी नैन्सी पेलोसी और डी आंग सान सू की।
तो उसे किया गया 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी जिनपिंग को प्रभावशाली व्यक्ति सूची में सर्वाधिक 11 बार बराक ओबामा के बाद शामिल किया गया, उसका नाम है सी जिनपिंग। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है यूएनओ की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित बैठक में महासभा की अध्यक्षता किसने की? यूएनओ मतलब होता है फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, उसकी अध्यक्षता किसने किया? ऑप्शन ए वोल्कन बोजकी, बी तिजानी मोहम्मद बंदे, सी हिलेरी क्लिंटन, डी शेख अल अहमद। तो यूएनओ 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित महासभा की अध्यक्षता करने वाले थे ऑप्शन नंबर ए वोल्कन बोजकीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 देखिएगा, फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2020 महिला की वर्ग की विजेता रही। क्या है? फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2020 की महिला वर्ग की विजेता कौन जीती थी? ऑप्शन ए ईगा स्वीतेक, बी नादिया पोडोरोस्का, सी पेत्रा क्यूतोवा, डी सोफिया केनी। तो इसकी विजेता रही थी ऑप्शन नंबर ए ईगा स्वीतेक जो है फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2020 की महिला वर्ग विजेता कौन रही, जीत रही? तो उसका नाम है ईगा स्वीतेक जो है फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2020 महिला की वर्ग की विजेता रही, उसका नाम है ईगा स्वीतेक। आइए आते हैं आज का लास्ट और 20 नंबर क्वेश्चन, सेट नंबर 7 का आपका करेंट अफेयर्स का सेट नंबर 7 का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार ने गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस उपहार में दिया? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, प्रत्येक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। तो किस देश को 41 एम्बुलेंस उपहार में दिया? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी नेपाल, डी अफगानिस्तान। तो गांधी जयंती पर 41 एम्बुलेंस नेपाल देश को उपहार में दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए लेके आए हैं, नेपाल देश को जो है गांधी जयंती के शुभ अवसर पर कितना दिया गया एम्बुलेंस? 41 एम्बुलेंस उपहार के रूप में दी गई। अब देखिए नेपाल की बात करें, जब वहां का कैपिटल तो प्रेजेंट टाइम में काठमांडू है, नेपाल की मुद्रा करेंसी जो है नेपाली रुपया है, और नेपाल का संसद का नाम देखिए हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पंचायत, और नेपाल का प्रेजेंट टाइम में वहाँ का प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल की राष्ट्रपति हैं। और नेपाल का बात किया जाए प्रधानमंत्री तो केपी शर्मा ओली जो है नेपाल के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 20 से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर सेट में लेकर आते हैं। तो ये आपका सेट 7 का लास्ट क्वेश्चन था, प्रत्येक सेट में आपका करवाया जाता है आपको 20 क्वेश्चन। हर सेट को देखिए मेरा शुरू से लेकर लास्ट तक, बहुत क्वेश्चन आपको रिवीजन हो जाएगा और परीक्षा प्रयोगी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और किस तक वीडियो चाहिए फ्रेंड्स तो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दें। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।